दर्शकों, हमारे हाथ में ये जो मोबाइल है ना, ये आज सिर्फ बात करने या मैसेज करने तक सीमित नहीं रह गया है। इसके अंदर इंटरनेट है, लोकेशन है, डिजिटल पेमेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये किसी भी होने वाली घटना को रिकॉर्ड कर सकता है और उसकी जानकारी सही जगह तक पहुंचा सकता है। मतलब रतिका जी, आप ये कहना चाहती हैं कि अगर हम सही तरीके से अपने स्मार्टफोन की अगर हम इस्तेमाल करें तो ये हमारी सुरक्षा का शील्ड बन सकता है और इसके साथ ही समाज में हो रहे अपराध के खिलाफ एक मजबूत हथियार भी। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो आज बात होगी योर फोन योर शील्ड के बारे में कि कैसे हमारा जो मोबाइल फ़ोन है ये हमारे साथ साथ पूरे समाज की सुरक्षा का कवच बन सकता है। और इसी विषय पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है एडवोकेट डॉक्टर भावना शर्मा, टेक्नो लीगल एडवोकेट। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। स्वागत है मैम आपका। तो सबसे पहले तो भावना जी, आपसे इसी बात को लेकर शुरुआत करते हैं कि क्या आज जो हमारा मोबाइल फ़ोन है ये सिर्फ कम्युनिकेशन का साधन है या फिर हम कहें कि पर्सनल सेफ्टी और क्राइम रिपोर्टिंग के लिए भी ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल बन सकता है, और आम लोग जो हैं इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं? अगर हम आज के दिन की बात करें, आज के समय की बात करें, तो जो हमारे पास सबसे पावरफुल टूल है जिसको हम किसी भी मुसीबत के समय में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो है हमारा स्मार्टफोन। जैसे इसका नाम है स्मार्ट, तो ये हमें स्मार्ट बनाता है और ये स्मार्टली हमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है किसी भी मुसीबत के समय में। ये एक ऐसा डिजिटल टूल है जो कि एज अ शील्ड और एज अ स्वॉर्ड दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें इसकी जानकारी है और हम डिजिटली अवेयर है कि हमें इसके कौन से फीचर्स हैं जो हमें किस तरीके से और किस समय पे इस्तेमाल करने हैं, तो ये हमें एज अ सेफ्टी शील्ड भी प्रोवाइड करता है। अगर हम इसके आविष्कार की बात करें तो ये 1973 में मार्टिन कूपर ने इसको इन्वेंट किया था। उस समय पे उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये छोटा सा डिवाइस जो है ये एक किसी व्यक्ति का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाएगा लाइफ में। ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए सीमित नहीं रह गया जिसके लिए ये पहले बनाया गया था। आज हम इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, किसी जानकारी को अगर हम जानना चाहते हैं, किसी चीज़ को पता करना चाहते हैं तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ जो है हमारी ज़िंदगी में इस पे डिपेंडेंट है। हम किसी इंसान के बिना तो अपना जीवन सोच सकते हैं शायद, लेकिन इसके बिना हमारी जो ईज़ ऑफ लाइफ है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी और उसे मेंटेन करना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे में जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इसमें रिवोल्यूशन कब आया, तो पहले तो ये एक डिवाइस था जो सिर्फ कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए था, लेकिन 1996 में इसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया गया। उस समय इतना चेंज आया इसके यूसेज में कि आज हम इसको हर एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा इंडिया इन टोटलिटी डिजिटली ग्रो कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.49 बिलियन है। इनमें से नियरली 71% लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी को अपने मोबाइल डिवाइस पे इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप डिजिटल लिटरेसी रेट देखें वो सिर्फ 37% है। तो एक साइड पे हम देख रहे हैं कि इसका यूसेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी साइड जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी डिजिटल लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है। वो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इसको पूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से ये कारण है कि साइबर क्राइम के रेट जो है इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके लिए डिजिटल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपनी लाइफ में इसको यूज़ करने के कुछ तरीके सीखें, इसके फीचर्स को यूज़ करने के कुछ तरीके सीखें ताकि हम इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। जैसे कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे मोबाइल फ़ोन में एक इमरजेंसी फ़ीचर होता है जो कि iOS में और एंड्रॉयड दोनों में आपको मिलेगा। इसमें इमरजेंसी फीचर्स को अगर आप एक्टिवेट करके रखते हैं तो सपोजिंगली मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप मेरे फ़ोन में अगर आप 5 बार पावर बटन को प्रेस करेंगे तो वो आपके 5 सेव्ड कॉन्टैक्ट्स को इमीडिएटली एक अलार्म ट्रिगर करेगा। आपकी कॉन्टैक्ट जो लिस्ट है उसमें से 5 लोगों जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको आपका लाइव लोकेशन शेयर करेगा और आपकी ऑडियो को भी तुरंत शेयर करेगा। इसके बाद आप अपने फ़ोन में 112 इंडिया ऐप है उसको डाउनलोड करके उसके फीचर्स को इस्तेमाल कीजिए। ये आपको सिर्फ पुलिस से कनेक्ट नहीं करता, बाकी जितनी भी रेस्क्यू टीम्स हैं जैसे फायर हो गया,
हेल्थ हो गया, ये उसकी भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और ये भी जैसे ही इसके आप फीचर्स को एक्टिवेट करेंगे तो ये जो आपका लोकेशन है उसको तुरंत रेस्क्यू टीम्स को शेयर करता है और वो इमीडिएटली आपकी हेल्प के लिए आते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप अपने फ़ोन को अच्छे से जानेंगे तो ये आप अपने आप की मदद तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आप दूसरों की भी मदद करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम कुछ सेफ्टी हैबिट्स को अपने डेली लाइफ में इनकलकेट करें, जैसे हम इसको तो ऐसे में बाकी मैम एक चीज़ों सवाल ये उठता है कि अगर हम किसी अपराध या संदिग्ध गतिविधि के गवाह बनते हैं तो ऐसे में मोबाइल से फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करते समय किन कानूनी और सुरक्षा संबंधी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2024 में नए न्यू क्रिमिनल लॉज जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए थे। उनमें से एक लॉ था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि एविडेंसेस को रेगुलेट करता है। कौन से एविडेंसेस हम कोर्ट में दे सकते हैं, उनको कैसे हम पेश कर सकते हैं कोर्ट में। इस नए लॉ के बाद सेक्शन 2E जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, उसमें एविडेंस की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को भी इंक्लूड कर दिया गया है। पहले जो डिजिटल एविडेंसेस की जो एविडेंशियरी वैल्यू हुआ करती थी वो एज अ सेकेंडरी एविडेंस यूज़ किया जाता था, उसकी मान्यता प्राइमरी एविडेंस के इक्विवेलेंट नहीं थी। लेकिन अब 2024 के बाद जो डिजिटल एविडेंसेस है, जैसे आपने बोला फोटोज़, वीडियोज़, स्क्रीनशॉट्स, इनको अगर हम कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं लॉ के अंदर, अगर हम उसको कंप्लीट करें, उसकी लीगल कंप्लाइंसेस को एडहर करें, तो हम डिजिटल एविडेंसेस की जो वैल्यू है उसको हम इक्विवेलेंट टू प्राइमरी एविडेंसेस ट्रीट कर सकते हैं। ओके। तो डॉक्टर भावना, अगर हमारे सामने किसी भी तरह का कोई क्राइम या हम कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हैं तो हमें सबसे पहले तुरंत क्या करना चाहिए? मतलब हमें वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहिए, अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए या खुद इंटरवीन करना चाहिए? जब भी आप ऐसा कोई ऑफेंस देखते हैं, आप कोई ऐसी कोई गतिविधि देखते हैं जो आपको लगता है कि ये शायद अनलॉफुल है या फिर ये इलीगल है, तो सबसे पहले आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए। ओके। क्योंकि उनका काम है कि वो आके इसके ऊपर एक्शन लें। बट अगर आप एक अच्छे नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाना चाहते हैं तो दूसरे पॉइंट पे आप वो सारी गतिविधि को रिकॉर्ड करिए। ओके। इसी समय पे हमें अपना मोबाइल फ़ोन जो है इस्तेमाल करना है, लेकिन आप एक दूरी बना के इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी पर्सनल सेफ्टी जो है वो हैम्पर ना हो और जो विक्टिम है उसको भी आप किसी तरीके से मदद कर पाएँ। तो जो भी आप रिकॉर्ड करते हैं, आप उस रिकॉर्डिंग करने के बाद आप उसको पुलिस के पास भेज सकते हैं। और पुलिस जो है ये मैंडेटरी होता है, चाहे आप उसको वीडियो के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, किसी तरीके से भी अगर आप पुलिस को कुछ ऐसी एक्टिविटी का इन्फॉर्म करते हैं तो ये मैंडेटरी है उनके ऊपर कि वो एक्शन लें। तीसरे पे आता है कि आप अगर सोचते हैं कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है और आप उस समय में विक्टिम की मदद कर सकते हैं, तो इस टाइम आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए, उसकी लिमिटेशन में रहते हुए आप जो है विक्टिम की मदद भी कर सकते हैं। मतलब खुद भी लेकिन इंटरवीन कर सकते हैं। खुद भी इंटरवीन कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। करेक्ट। तो ऐसे में एक सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम आजकल की बात करें तो लगभग हर घटना की ना डिजिटल फुटप्रिंट होती है, तो फोटो, वीडियो, चैट या लोकेशन जैसे डिजिटल सबूत को इस तरह कैसे सुरक्षित रखें कि जो इसकी विश्वसनीयता है वो बनी रहे? डिजिटल एविडेंसेस जो हैं वो जैसे मैंने बताया कि उनको प्राइमरी एविडेंस की कैटेगरी में माना जाता है, लेकिन उनको तभी माना जाएगा जब उनकी ओरिजिनलिटी को सिक्योर किया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई डिजिटल एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे वो अपने लिए कर रहे हैं या दूसरे के लिए कर रहे हैं, आप उसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करें। आप ये इंश्योर करें कि वो टैम्पर ना किए गए हों, एडिट होने के चांसेस ना हो, क्रॉप ना किया जाए, फिल्टर ना किया जाए। जैसे ही अगर ऐसा कुछ भी आपके एविडेंस के साथ होता है तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू जो है वो बहुत लो हो जाती है, तो आप वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे कोर्ट में। इसके लिए आप क्या कीजिए, जब भी आप कोई रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं या तो आप उसको सेपरेट पेन ड्राइव में सेव कर लीजिए, या फिर आप उसको एक सेपरेट फोल्डर बना दीजिए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे और उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर लीजिए। इसके साथ साथ चांसेस होते हैं कभी कभी हमारे फ़ोन से कुछ चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, इसके लिए आप उसको क्लाउड स्टोरेज पे अपने जीमेल के उस पर आप सेव कर दीजिए, तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे। इससे आपका जो डिजिटल एविडेंस है उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो एकदम सिक्योर रहेगी, आप उसको आसानी से कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो डॉक्टर भावना, अगर हमारे सामने हम देखते हैं कि कोई महिला या कोई बच्चा या कोई सीनियर सिटीजन किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ऐसे में जो हमारा मोबाइल फ़ोन है ये किस तरह से उन्हें मतलब मदद पहुंचा सकता है, उन्हें सुरक्षित रख सकता है? क्या तरीके हैं इसे इस्तेमाल करने के?
तो ये जैसे आपने बोला कि महिला हो गए या बुजुर्ग हो गए या बच्चे हो गए, ये वनरेबल कैटेगरी में आते हैं, इनके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन को लॉ में दी जाती है। उसी तरीके से हमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर हम किसी बुजुर्ग या महिला या किसी बच्चे की कोई अगर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अगर वो किसी मुसीबत के समय में है, तो आप उसको कहीं पे भी ऐसे बिना उनकी कंसेंट के सर्कुलेट ना करें। ओके, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। उसके साथ साथ अगर आप उनको किसी मुसीबत में पाते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, उनके घर वालों को इन्फॉर्म करें। फ़ोन के ज़रिए से आप उन तक पहुंच सकते हैं, आप उनको मुसीबत के समय में कॉल कर सकते हैं। एक और बहुत ही मैं एक अच्छी जानकारी देना चाहूँगी कि ऐसा बहुत समय में होता है कि कई लोग जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई ब्रूटल एक्सीडेंट हो गया, इन तीनों में से किसी वनरेबल कैटेगरी का, तो अगर वो उस समय में अपने कंडीशन के बारे में कुछ कन्फेस करना चाहते हैं तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा। और अगर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो कुछ ऐसा कन्फेशन दे रहा है कि किसी व्यक्ति ने उनके साथ ऐसा कुछ गलत कार्य किया, उसके पास वो शायद ना रहें या फिर वो कभी मिल ना पाए, तो वो जो उसकी वीडियो की जो वैल्यू होती है वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन भी काउंट होती है। और उसके सोल बेसिस पे अगर एक्यूज पकड़े जाते हैं या आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उनको डायरेक्ट कन्विक्शन होने के भी पूरे चांस रहते हैं। थर्ड सिर्फ उस पर्सन वीडियो रिकॉर्ड के कर basis पे। सकते हैं इसे। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। ओके, तो आजकल ना काफ़ी ट्रेंड चल रहा है डॉक्टर भावना की, कहीं भी कोई अगर सिचुएशन होती है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो लोग फटाफट वहाँ पे वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे उसको अपलोड कर देते हैं। तो ऐसा करना क्या सही है? क्या इससे सबूत की जो उपयोगिता है या किसी व्यक्ति की जो प्राइवेसी है वो प्रभावित हो सकती है? जैसे कि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, जैसे ही हमने उस पर कुछ अपलोड किया जी। वो हज़ारों लोगों के पास चला जाता है, हज़ारों लोग उसको एक्सेस करते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसी वीडियो, कोई एक वनरेबल पार्ट ऑफ कंटेंट अगर आप ऐसे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते हैं, सबसे पहला उसका ये खतरा रहता है कि जो उसमें विक्टिम है या जो भी उसमें कोई पर्सन है, उसकी खुद की रेपुटेशन को डायरेक्ट हार्म पहुंचता है। इवन एक्यूज्ड भी है, अगर कोई सस्पेक्टेड एक्यूज्ड है, उसकी भी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट करता है, क्योंकि सोशल मीडिया हम जानते हैं कि वो सेफ प्लेस नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप किसी की वीडियो बिना उसके कंसेंट के, बिना उसकी परमिशन के अपलोड कर रहे हैं, तो ये तो वैसे भी एक दंडनीय अपराध है। ये हम जानते हैं कि 2017 में राइट टू प्राइवेसी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। अब हमारे पास एक सेपरेट प्राइवेसी लॉ भी है जो ये बोलता है कि अगर आप किसी की बिना कंसेंट के कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो ये एक अपराध है भारतीय न्याय संहिता में भी और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में भी, प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी। तो ये हमें चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, एक मॉरल एंगल से भी और एक लीगल एंगल से भी, दोनों साइड से इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ओके, तो फ़ोन की बात हो रही है। फ़ोन हमारे लिए काफ़ी सेफ्टी वाली बात भी कही है कि हमारे शील्ड भी हो सकता है अगर सही तरीके से हम इसका इस्तेमाल करें। तो ऐसे में एक सवाल ये है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ बैंकिंग फ्रॉड या ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, तो अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो उसके बाद सबसे पहला कदम हमें क्या उठाना चाहिए? अगर आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है या कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो सबसे पहले डिजिटल एविडेंसेस रिकॉर्ड करने बहुत ज़रूरी है। आजकल तो ये इतना आसान है कि हम फ़ोन पे आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इवन स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तभी हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हम अपने फ़ोन को मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस में। फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे कि बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए सबसे पहला हमारा ये काम होना चाहिए कि हम जितने एविडेंसेस को सिक्योर कर सकते हैं हम वो करें, स्क्रीनशॉट्स लें, वीडियोज़ बनाएं। उसके बाद जो गोल्डन आवर का रूल होता है फाइनेंशियल फ्रॉड्स में कि हमें इमीडिएटली एक्शन लेना है ताकि हम जो हमारा अमाउंट है उसको फर्दर सर्कुलेट होने से तुरंत रोक पाएँ। उसके लिए सबसे पहले हमें 1930 पे कॉल करना चाहिए, जितनी भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है वो हम प्रोवाइड कर सकें ताकि इमीडिएट एक्शन ले सके बैंक्स को फ्रीज़ करने के लिए, बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ करने के लिए, और जो आपका मनी है वो आगे सर्कुलेट ना हो उस पर्पज़ के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें साइबर क्राइम पोर्टल पे इसको रिपोर्ट करना चाहिए। फ़ोन के माध्यम से आसानी से हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने चक्षु ऐप है जी, ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए स्पेशली है। आप उस पर भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मोबाइल की मदद से फाइनेंशियल फ्रॉड्स के समय में अपने आप को मदद कर सकते हैं, और हम अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी हम इसको यूज़ करके
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जानकारी दी कि किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए नंबर्स का। और लेकिन अगर जैसे अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो ऐसे में जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं, चैट रिकॉर्ड्स होती हैं या कॉल रिकॉर्ड्स होती हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स होती हैं, तो डिजिटल एविडेंस को मतलब हमें किस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए ताकि वो आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी एक मदद बन सके? जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसका सेक्शन 63 है, वो एक सर्टिफिकेट की बात करता है जो कि एक एक्सपर्ट के द्वारा दिया जाता है डिजिटल एविडेंसेस को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हमारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है और उसकी रिक्वायरमेंट्स हम पूरी नहीं करते हैं तो ऐसे केस में डिजिटल एविडेंसेस को कोर्ट में प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है। उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, उसकी प्रोबेटिव वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। चाहे हम उसमें सीधे ये भी दिखा रहे हैं कि एक्यूज जो है वो विक्टिम को डायरेक्ट हिट कर रहा है, इसके बावजूद भी कोर्ट उस पर बिलीव नहीं करेगा क्योंकि टैम्परिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है और एडिटिंग इतनी ज़्यादा आसानी से हो जाती है, तो इसलिए कोर्ट उस पर बिलीव नहीं करता। इस पर्पस के लिए हमें उसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करके रखना है। हमें उसे सेव करना है, हमें किसी उसे थर्ड पर्सन को शेयर नहीं करना है। हमें उसे व्हाट्सएप के ऊपर या फिर ग्रुप्स के ऊपर शेयर नहीं करना है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ वीडियो आया, हम किसी को शेयर कर देते हैं, बस वहीं पे ही उसका जो एडिटिंग प्रोसेस है वो हाईली इंक्रीज हो जाता है। उसके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो डिजिटल एविडेंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बस सबसे मेन ये ध्यान रखना है कि उसकी ओरिजिनलिटी को ब्रेक ना हो, क्योंकि जैसे ही कभी कोई वीडियो या ऑडियो एडिट होती है तो उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाती है। अच्छा। और हैश वैल्यू चेंज होते ही आसानी से पता लग जाता है कि ये टैम्पर्ड है और कोर्ट में उसको फिर प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए जो भी कोई कंटेंट आप उसको अपने पास सेफ रखिए, आप उसको पेन ड्राइव में रखिए, आप उसको फोल्डर्स में सेफ रखिए। जब तक आपसे कोर्ट ये ना मांगे तो आप उसको ना दे। पुलिस को आप दे सकते हैं, सिर्फ ऑथेंटिक और सिर्फ जो अथॉरिटी है उनको ही आप शेयर कीजिए, बाकी आप किसी को शेयर ना कीजिए। तो ऐसे में डॉक्टर भावना, एक सवाल हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर अपराध से जुड़ी अगर कोई जानकारी वायरल होने पर आम नागरिक ये कैसे तय करे कि वो सही जानकारी साझा कर रहा है या फिर अनजाने में अफवाह या गलत सूचना को वो फैला रहा है? आजकल सबसे ज़्यादा जो हमें कंटेंट और इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलती है या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, जिसमें चैनल्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं। हमें इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिलती है लेकिन उसके पीछे का सोर्स क्या है वो हम नहीं जानते, और 90% जितने लोग होते हैं वो बिना सोचे उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं बिना जानकारी के कि वो सही है कि गलत है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये इंश्योर करें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सच है कि झूठ है। उसके लिए अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो 100% गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगी, या PIB की नोटिफिकेशंस होती हैं, ऑफिशियल गैजेट्स होते हैं, इसमें हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये रियल है कि फेक है। बिल्कुल। ऐसे में एक चीज़ और हम ये समझना चाहेंगे कि बल्कि हम आपसे एक मैसेज के तौर पर जानना चाहेंगे कि ये जो हमारा मोबाइल फ़ोन है इसे सिर्फ हम एक एंटरटेनमेंट या हमारा कन्वीनियंस का साधन ना मानते हुए कैसे हम इसे समाज के लिए एक रिस्पॉन्सिबल शील्ड के रूप में बना सकते हैं, वो हमें बताइए। मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल लिटरेट बनेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और बाकी सबको भी साइबर क्राइम से बचा पाएगा इंडिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक मोबाइल को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, बाकी स्टडीज़ के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ साथ हम इसके जो सेफ्टी फीचर्स हैं उसको भी अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट करें, इसके बारे में जानें, पढ़ें और इसका मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है हमें, ताकि जो भी हम कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें ताकि हम अपने आप के साथ साथ बाकियों की भी मदद कर पाएँ। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी आज आपने हमें जानकारी दी कि कैसे स्मार्टफोन को हम यूज़ करके उसे अपनी सुरक्षा कवच बना सकते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर भावना जी, और जहां उन्होंने हमें काफ़ी सारी जानकारी दी। तो आपको बता दें कि एडवोकेट डॉक्टर भावना शर्मा, साइबर लीगल एडवोकेट, आप हमारे साथ जुड़ी, हमें बहुत सारी जानकारी दी। डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।